जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। भारत पाकिस्तान घमासान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है पाकिस्तान का जिसने दुनिया से यह गुहार ना लगाई हो कि तालिबान को आप मदद करिए, तालिबान को आप रिकॉग्नाइज करिए, तालिबान को आप एक नॉर्मल किस्म की सरकार मानिए, एक नॉर्मल किस्म की गवर्नमेंट मानिए। अब पाकिस्तान ये प्रचार क्यों कर रहा है, यह मैं पूछ सकता था, ये मैंने पूछा भी, लेकिन आज मैं ये नहीं कहूंगा। आज मेरा सवाल पाकिस्तानियों से कुछ और है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर साहब, जरा गेस्ट्स को लाइए स्क्रीन पे और हम आज की डिबेट शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं भारत का पक्ष रखने के लिए सुशील पंडित जी। पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैभव सिंह, जय वैभव सिंह डिफेंसिव ऑफेंस के फाउंडर हैं। वैभव सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजा फैजल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट हैं। राजा फैजल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हामिद खान साहब स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, ये भी इस्लामाबाद से लाइव हैं। आप लंदन से इस्लामाबाद कब आए सर? बहुत अच्छा लगा, इस्लामाबाद में आपका स्वागत है सर। अच्छा, मैं पहले ना सुशील पंडित जी से बात करूंगा। मैं सुशील पंडित जी से पूछने की कोशिश करता हूं सर, ये पाकिस्तान कह रहा है तालिबान, ठीक है, पाकिस्तान का हक है और पाकिस्तान दुनिया से बोल रहा है कि मदद करिए, क्योंकि वहां पे लोग भी हैं जो बहुत बुरे हाल में हैं अफगानिस्तान में। तालिबान को छोड़िए एक मिनट के लिए, लेकिन जो आम अफगान है उसके लिए अगर पाकिस्तान मांग रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान अगर कह रहा है कि मदद करे लोगों की, भारत को भी मदद करनी चाहिए, यह बात तो फैक्ट है सर। लेकिन पिछले 2 महीने से, और सुशील पंडित जी मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप कश्मीरी हैं, पिछले 2 महीने से पाकिस्तान ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया सर। ये क्या हो गया? ये कैसा जादू हो गया? दे हैव फॉरगॉटन कश्मीर। जिस कश्मीर में 3-3 नस्लें पाकिस्तान की जवान हुई, 3-3 नस्लों ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, भूल गए पूरा का पूरा। क्यों पंडित जी, क्या हुआ? सर, इसको कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़े। आज अफगानिस्तान गले पड़ गया है। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, बाइट ओनली एज मच एज यू कैन चू। इनको मालूम है कि औकात से ज्यादा थोड़ा पांव फैला लिए हैं और इस दिक्कत में है कि कहीं ये चीज वापस अपने ऊपर ना आ जाए। अफगानिस्तान में तालिबान वो शय है जिसकी दोस्ती तो बुरी, दुश्मनी और भी ज्यादा बुरी। कुछ पता नहीं चल रहा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। सिराजुद्दीन हक्कानी को कह के कि इन्होंने बनवा दिया वजीर दाखिला, वहां का इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन पठान बहुत मशहूर है पिछले सैकड़ों सालों में कि वो जितना जमीन के ऊपर है उससे 5 गुना जमीन के नीचे है। और ये आज अपने इलाके के पश्तून की तह नहीं पा रहे हैं। अफगानिस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, उन्हें मुगालता, ये भ्रम ये पड़ गया है इस वक्त कि डूरन लाइन रहेगी कि नहीं रहेगी। कश्मीर तो छोड़ दीजिए, इस वक्त डूरन लाइन के इनको वांदे पड़ने वाले हैं। तोरखम बॉर्डर के ऊपर इनको पेशानी पे बल पड़ने वाले हैं, पसीने छूट रहे हैं कि मामला क्या है, इन्होंने पड़ोस में बिठा किसको लिया है। देखिए, वक्त बताएगा कि इन्हें कश्मीर और कितना याद रहता है। फिलहाल इन्हें प्रॉब्लम यह है कि इनसे संभलने वाला नहीं है जी। ये इन्होंने बोझ अपने सर पे ले तो लिया है जी, लेकिन अब कितना पानी में है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जानता है और दुनिया तमाशा देख रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपके ओपनिंग कमेंट्स के लिए। मैं जाता हूं हामिद खान साहब के पास, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है हामिद खान साहब। हामिद खान साहब एक बड़े मशहूर दिल्ली के शायर थे, वो गालिब के कंटेम्प्रेरी भी थे। मोमिन नाम सुना होगा, पढ़े लिखे हैं आप, पता ही होगा आपको। तो मोमिन की एक नज्म है, उसका एक शेर अर्ज करता हूं सर आपको कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। याद हो कि ना याद। बिल्कुल 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 सर, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। सर, ये आजकल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले पाकिस्तान को बोल रहे हैं सर
कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, आप इतने मसरूफ हो गए अफगानिस्तान को लेके, आप कश्मीर कैसे भूल गए? सर कुछ तो हो सर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बड़े दिन अरसा हो गया सर नहीं सुना। हामिद खान साहब इस पर रोशनी डालें जरा। जी थैंक यू वेरी मच। आई एम बैक इन पाकिस्तान। अच्छा मेजर गौरव आर्या, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कश्मीर इतना अल्हम्दुलिल्लाह याद है कि आज के प्रोग्राम में भी आज आपके ही मुंह से 2 बार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान निकला है। एक बार कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह आपको हमने कहने पर मजबूर कर दिया है। आप ये भूल जाएं कि हम कश्मीर या कश्मीरियों को भूलेंगे। हमने जिस तरह 15 अगस्त को काबुल में आपको सरप्राइज दिया है, फिर उसके बाद 6 सितंबर को पंजशेर फतह होकर आपको सरप्राइज दिया है, 11 सितंबर को अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में बनकर अमेरिका को सरप्राइज मिल रहा है। नहीं करना। इसी तरह एक दिन श्रीनगर में आपको सरप्राइज मिलने वाला है। मैं हकीकत कह रहा हूं, मैं कोई फैब्रिकेटेड बात नहीं कर रहा। यहां मुझे अफसोस ये होता है कि आप ये बात, मतलब मैं समझता हूं कि सारों के जो कंसर्न अफगानिस्तान के लिए है ना, वो इसलिए नहीं है कि वो उनको लग रहा है कि अफगानिस्तान की पब्लिक सफर करने लगी है। सिर्फ कंसर्न ये है कि पाकिस्तान ने वहां पर सारी दुनिया की जो दूसरी प्रॉक्सीज है उनको क्यों किक आउट कर दिया, खुसूसन इंडिया की सारी प्रॉक्सीज क्यों किक आउट हुई। दूसरी चीज ये कि जो कल बैठक हुई है दुनिया के इंटेलिजेंस चीफ्स की, उसने वाकई इंडिया को परेशान तो कर दिया है। मैं जानता हूं इंडिया की परेशानी को, लेकिन आप एक बात ज़हन में रखें कि नाउ द पावर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज चेंज, सिनेरियो इज चेंज। इंडिया जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेगा इंडिया के लिए बेहतरी है जी। इंडिया को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान की मर्जी चलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया कश्मीर में भी और इंशाल्लाह अफगानिस्तान बिल्कुल में। बिल्कुल इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने मजबूर कर दिया, मैंने तो ऑन एयर बोल दिया, करोड़ों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। हम तो चाहते हैं आप कश्मीर ले लें सर, आप ले ही नहीं रहे। खैर ठीक है। हामिद खान साहब एक मिनट, हामिद खान साहब मैं एक बात आपको बता दूं, क्योंकि अभी शेरो शायरी का मौसम है और दस्तूर भी है थोड़ा सा इस प्रोग्राम में बीच बीच में, तो वैभव ये कहना चाहता हूं कि हम अच्छे थे लेकिन लोगों की नजर में सदा रहे बुरे। कहीं हम सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। अच्छा वैभव एक बात बताइए, खान साहब ने तो कह दिया साहब, खान साहब दाद दे रहे हैं वहां पे इस्लामाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव एक बात बताइए, अल्लामा इकबाल का एक शेर सुना देता हूं सर। अब मैं काम करता हूं, मैं मोमबत्ती ले आता हूं सर, वैभव के सामने तो पूरा मुशायरा ही कर लेते हैं यहाँ पे। अल्लामा इकबाल का भी शेर सुन लेंगे सर। हो हल्काए यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्क़ में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अरे आप क्या बात, फ्रेंडली होंगे, मैं आपसे इंशाल्लाह 2 हाथ और अच्छा फ्रेंडली होऊंगा। हम तो फ्रेंडली चाहते हैं। बिल्कुल सर। हो हल्काए यारा तो मैं समझ गया कि वो रेशम है, जब तक मोहब्बत कर रहा है मोमिन तब तक रेशम है, वरना फिर वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है, फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। आपने सुनाया, मैंने करी, वाह वाह वाह। अब मैं अगर इजाजत हो तो मैं वैभव के पास चला जाऊं सर। अच्छा ऐसा है वैभव जी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि हमने 15 अगस्त को, ये खान साहब कह रहे हैं, हमने 15 अगस्त को काबुल फतेह कर ली, हमने पंजशीर फतेह, ये अंदर की खबर यह है कि तालिबान इसलिए भी नाखुश है, काम तालिबान ने करा, क्रेडिट ये भाई पाकिस्तान में बैठ के ले रहे हैं। पहली चीज, पंजशीर के अंदर घुसे तालिबान, क्रेडिट पाकिस्तानी ले रहे हैं। मैं आपसे वैभव, मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है कि क्या पाकिस्तानी इसलिए करते हैं क्योंकि खुद की अकम्प्लिशमेंट्स, खुद का कुछ कहने के लिए नहीं है? जैसे कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो स्पोक्स पर्सन थी, वो लेडी, उसने ये कहा था कि अब तालिबान हमें कश्मीर लेके देंगे। अरे साहब, तालिबान कश्मीर लेके देंगे तो बाजवा साहब किस खेत की मूली है यार, वो क्या कर रहे हैं? काम तो उनका है कश्मीर लेके देना, तालिबान का काम थोड़ा ना है। अब हर चीज में हम पहुंच गए वहां पे। मैंने इनके टीवी प्रोग्राम्स में देखा है वैभव कि जब स्पेन में हमारा राज, अब तुम्हारा राज कब था भाई स्पेन में? स्पेन से आपका क्या, वो अरब करते थे, पाकिस्तानियों का क्या लेना था? लेकिन पाकिस्तानी बैठ के यही बोलते हैं
कि साहब जब हमारा स्पेन पर राज था, जब हमारा यहां पर राज था, आपका मुल्क बने 75 साल हुए सर, आपका स्पेन पे कब राज हो गया? वैभव प्लीज। देखिए, पंडित जी ने एक कहावत सुनाई कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। मैं चाहता हूं कि पंडित जी राजा फैसल की मौजूदगी में इस तरह से बात ना करें। वो हमारे गेस्ट हैं आज हमारे प्रोग्राम में। दूसरी चीज, खान साहब बार बार ये बात कह रहे थे कि हमने आपको यहाँ सरप्राइज दिया, काबुल में सरप्राइज दिया, पंजशीर में सरप्राइज दिया। साहब, एक साहब हुआ करते थे मेजर जनरल आसिफ गफूर, अब वो डिव कमांडर है, लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। वो भी हमें सरप्राइज देते थे कश्मीर में, आज सरप्राइज मिला, कल सरप्राइज मिला। सरप्राइज नहीं मिला, वो उनकी पोस्टिंग चेंज हो गई, इनको प्रमोशन मिल गया, बाजवे को एक्सटेंशन मिल गया, बस यही हुआ। और सरप्राइज हमने आपको दिया 1971 में। आज आपको जब बांग्लादेश जाना होता है ना, तो आपको वीजा लेना पड़ता है। इसको कहते हैं सरप्राइज। सरप्राइज इसको कहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर आप इस बात पे ढोल ताशे बजा रहे हैं कि हमने ये काबुल फतेह कर लिया। पिछले एक महीने में 142 पाक फौज के और एफसी के जवान आपके शहीद हुए हैं, जो टीटीपी ने मारे हैं, और टीटीपी के जो अलग अलग स्प्लिटर ग्रुप्स हैं उन्होंने मारे हैं। आपको उनकी फिक्र नहीं है, जो 142 बंदे आपके मरे हैं। आप ये हमको सुना रहे हैं कि हमने, अरे भाई आपने फतेह कर लिया, कर लिया, आप करिए हुकूमत काबुल पे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ना काबुल हमारा मुल्क है, ना पंजशीर हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क कश्मीर है, हमारा मुल्क पीओके है। हमें आपसे पीओके लेना है और आपको सरप्राइज देना है, वो हम आज नहीं कल आपको दे देंगे। आप हमको, और जहां तक फतुहात की बात है आपकी, इनकी तो अपनी खुद की जो तारीख है वो तो वही है, मौला जट और नूरी नत, और तो कोई तारीख है नहीं। कभी बाबर के गले पड़ जाते हैं जाके, कभी अब्दाली के गले पड़ जाते हैं। अफगान इनसे ऑफिशियली प्रोटेस्ट कर चुके हैं, भाई तुम्हारा क्या लेना देना बाबर से और अब्दाली से, वो हमारे ही, कोई उज़्बेक है, कोई मंगोल है, कोई अफगान है, ये जबरदस्ती उनके गले पड़ते हैं कि भाई हमने कर दिया। आपको अभी समझ में नहीं आ रही है कि तालिबान आपके सामने कितनी बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। टीटीपी के सरबराह को फैज हमीद ने मांगा ना, क्या जवाब मिला आपको तालिबान की तरफ से? टीटीपी के जितने भी फाइटर्स हैं वो कहां रहते हैं? अफगानिस्तान में रहते हैं। अगर आप हुकूमत कर रहे हैं तो पकड़ लीजिए आप उनको। आप कहते हैं प्रॉक्सीज भारत की खत्म हो गई। अगर खत्म हो गई तो भाई बहुत अच्छी बात है, हम तो मानते ही नहीं कि हमारी कभी प्रॉक्सीज थी भी वहां पे, लेकिन अगर खत्म हो गई तो आपके ये बंदे मार कौन रहा है? आप जरा जाके इस पे भी नजरसानी करें ना। अगर तालिबान मार रहा है तो तालिबान तो आपके दोस्त है, हमारे दो दोस्त हैं नहीं। और आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि तालिबान एक मर्सिनरी है, वो पैसे के लिए जंग करने वाले लोग हैं। जैसे आपकी भाड़े की फौज है, जो कभी अमेरिका से पैसे लेकर रूस से लड़ती है, कभी चीन से पैसे लेकर के अफगान से लड़ती है, कभी अफगानों से पैसे मिल जाएंगे तो जाकर के ईरान से लड़ लेंगे ये। तो आप मेरी बात समझिए, आपके पाकिस्तानियों की जो जान है, वो जो आम सिविलियंस हैं उनकी जानें हमारे लिए उतनी ही कीमती है जितनी हमारे लिए किसी और इंसान की है। जी आप जी तालिबान से आप गले लगा रहे हैं, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वॉर ऑफ टेरर के बाद आपके जो 70,000 बंदे मरे हैं, कम से कम उनकी शक्लें देख करके कुछ शर्म कर लीजिए। जी जी वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाता हूं राजा फैजल के पास। मैं राजा फैजल से एक रिस्पॉन्स ले लूं। राजा फैजल, इसके पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, ऐसा है कि बचपन में इंडिया में जब वो वीडियो कैसेट चलते थे ना सर, तो हम बड़ा देखते थे उमर शरीफ की कॉमेडी बकरा किश्तों पे और बुड्ढा घर पे है, ये सब हमने बहुत देखा था। हम छोटे स्कूल में थे तो सुना है कि उनकी तबीयत खराब है सर, मैं दुआ करूंगा कि जल्दी से ठीक हो जाएं। उन्होंने एक दो बातें करी जो मुझे पसंद नहीं थी। वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान हारा, उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, फिक्र मत करो, जैसे सोमनाथ का मंदिर 17 बार से 18 बार तोड़ा है, फिर से हम कर देंगे। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं हमारे, कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया, डजंट मैटर सर। आज की तारीख में ही इज अनवेल और हम दुआ करते हैं, क्योंकि जबरदस्त टैलेंट है उस आदमी का। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में लाख दुश्मनी हो, लेकिन अगर मैं कह दूं कि उमर शरीफ में टैलेंट नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूं। ही इज हाईली टैलेंटेड एंड भगवान करे ठीक हो जाए वो। ठीक है सर। इसके पहले कि मैं आगे जाऊं राजा फैजल, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सर कि क्या आपको लगता है, और ये स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का क्वेश्चन है सादा, इसमें कोई टांग खिंचाई नहीं है, क्या आपको लगता है कि अगर, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में बात कर रहे हैं आपके सीनियर लोग, जो सीनियर सहाफी हैं सर, जो 30-40 साल से सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बालों वाले एक्सपीरियंस लोग जो हैं, वो कह रहे हैं कि खाना जंगी की ओर जा रहा है, जा सकता है अफगानिस्तान। मेरा आपसे सवाल है राजा फैजल साहब, क्या आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर पाएंगे अगर चीजें खराब हो? एक तो यह है कि ठीक है तालिबान स्टेबलाइज कर लेगा,
एक ये सूरत हाल है कि तालिबान स्टेबलाइज कर लेगा, पर मैं कह रहा हूं ये भी लोग पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है ना स्टेबलाइज कर पाए, हो सकता है किसी की साजिश हो सकता है भारत की हो सकता है ईरान की हो, रशिया की हो, XYZ किसी की भी साजिश हो। ठीक है, ये दो साजिश वाले बैठे भी हैं आज स्क्रीन पे, एक पंडित जी बैठे हैं, एक वैभव सिंह, ये दोनों बहुत साजिशें करते हैं। ऑन ए सीरियस नोट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान का प्लान क्या है फिर? आप लोग संभाल लेंगे सर ड्यूरेंट लाइन से जो इन्फ्लक्स आएगा इस तरफ? देखिए गौरव, आपका पहली बात तो बहुत शुक्रिया उमर शरीफ के बारे में, और दूसरी बात यह है कि आपने बहुत ही आला सवाल किया, और मेरे ख्याल में ये सवाल बतौर इंडियन एंड बतौर पाकिस्तानी हम सबको करना चाहिए। यस, देयर आर प्रॉब्लम्स, वहां पे प्रॉब्लम्स हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से और पाकिस्तान के इदारों की जानिब से भी ये बारहा कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम होने से पहले इसका सद्देबाब करना चाहिए, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है बल्कि सारे रीजनल पावर्स की जिम्मेदारी है, और पूरी दुनिया जो कि यहाँ पे पहले आके बैठी रही उनकी भी जिम्मेदारी है, खुसूसन वो कि जिनके बारे में अब आप भी ये कहते हैं कि वो उजलत में यहाँ से निकल गए, उनको जल्दी में यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। ये मेक श्योर करना चाहिए था कि अफगानिस्तान एक स्टेबल कंट्री हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, तो वो अभी तक नहीं हो पाई। एंड यस, देयर आर फियर्स, और मैं जो कि इस रीजन में रहता हूं, आप जो कि इस रीजन में रहते हैं, हम दोनों के लिए ये एक फियर है, और इसका फियर होना बनता भी है। तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और पाकिस्तान के हाँ फियर हैं, और हम सबको मिलके ये कोशिश करनी। इसीलिए बारहा मैं ये कहता रहा कि अब जबकि तालिबान आ गए हैं और इस वक्त एक ही पावर है अफगानिस्तान में जो कि इन सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सिचुएशंस हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने की अहल है, बस उसका साथ देने की जरूरत है। वो पैसे जो कि अमेरिकन ने उनके रोके हुए हैं, अफगान गवर्नमेंट के जो पैसे रोके हुए हैं, वो छोड़ने की जरूरत है, वो उनको देने की जरूरत है, और रीजनल पावर्स को अपने लिए भी और रीजन के लिए भी उनको हेल्प आउट करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस हैं। अब आ जाएं पहले जो बात हुई कश्मीर पे। कश्मीर में इस वक्त आपको थोड़ी बहुत खामोशी नजर आ रही होगी। कंसिडर इट काम बिफोर अ स्टॉर्म। तो मेरी नजर में तो यही है कि ये रुकेगा नहीं, आने वाले वक्तों में आपको नजर आएगा। कश्मीर कल भी पाकिस्तान के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा, और पंडित साहब को भी सलाम और प्रणाम, और पंडित साहब भी हमारे साथ होंगे। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। काम बिफोर द स्टॉर्म की बात कही है राजा फैजल ने, और जब कह रहे थे तो हामिद खान जोर जोर से अपना सर हिला रहे थे कि हाँ बिल्कुल, ये तुमने बिल्कुल बढ़िया बात बोली, काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि कश्मीर में एक तूफान आने वाला है। बहुत बढ़िया। मैं सुशील पंडित जी आपके पास जाऊंगा, और फिर से एक बड़ी मशहूर नज़्म है सर फैज़ अहमद फैज़ की कि निसार में तेरी गलियों के वतन की जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, और जो कुछ चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। अफगानिस्तान का यही हाल हो गया पंडित जी। क्या बात है, क्या बात है। अफगानिस्तान का यही हाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गौरव जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि एक शेर है कश्मीर को लेकर के, मैं भी सुना देता हूं कि किसी आने वाले तूफान का बहाना लेकर, किसी आने वाले तूफान का बहाना लेकर ना खुदा ने मुझे साहिल पे डुबोना चाहा। आज इनकी बातों का कुछ यही मतलब निकल रहा है कि साहब कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, इसी तरफ आ जाइए। जी पाकिस्तान को लेकर अफगानिस्तान की आज यही हालत है। मैंने लोगों को किसी दूसरे की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर नेगोशिएट करते तो कई बार फिल्मों में देखा है, लेकिन ये वाहिद मुल्क है जो अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रख के दुनिया से कहता है कि मुझे बचा लो। ये अफगानिस्तान में तालिबान को लाने वाले, तालिबान को पाल पोस कर बड़ा करने वाले, उनके दिमागों में वहशत और जहर भरने वाले, वहां पर उथल पुथल कराने वाले, अब दुनिया में घूम घूम कर कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान सबसे बारहा कह रहा है कि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज कर दो। ये वाहिद मुल्क है जो अफगानिस्तान में पिछले 40 साल से डिस्टेबलाइजेशन का एजेंट रहा है। आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती कि साहब अब मुल्क आकर के बचा ले। आपने तमाम फसाद, तमाम वहां पर
गंद मचाने का ठेका लेकर के अब दुनिया के सर पर यह ठीकरा फोड़ने का फैसला किया है कि इसे आकर के बचा लीजिए। क्यों भाई? आप वहां पर गंद मचाते रहे और दुनिया का काम सिर्फ अब ये किए रह गया है कि आकर के वहां पैसे डाले, फौजी इमदाद दे, कटोरे में कुछ ना कुछ डालता रहे सुबह शाम, आपसे भी पूछे कि आप खैरियत से तो हैं। आप किस मर्ज की दवा हैं? आप क्या करेंगे? आपने फसाद खड़ा किया है, अगर आप में कुव्वत है तो आप ठीक कर लीजिए। रोज फौजी मरवाइए, अपने यहां खुद कुछ हमले करवाइए, अपनी मैशत तो चौपट करके कंगाली पर बैठे हुए हैं। अब FATF में क्या शक्ल दिखाएंगे जी कि हमने हाफिज सईद को पकड़ा, उसको पकड़ा, लेकिन तालिबान की एक पूरी की पूरी फौज खड़ी करके मुसल्लत कर दी अफगानिस्तान पर। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। मैं जाता हूं हामिद खान साहब के पास कि हामिद खान साहब, ऐसा है कि जो अफगानिस्तान में, आप पिछली भी डिबेट में थे एक मेरे साथ, तो भारत में, रिपब्लिक भारत में, आपने बोला था कि ये सब जो हैं अफगानिस्तान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये सब इंडिया के एजेंट हैं, और ये राजा फैसल जी ने भी बोला था कि इंडिया के एजेंट हैं, रॉ के एजेंट हैं, इनको पैसा दिया जा रहा है। यानी कि 5 साल का बच्चा भी सड़क में खड़ा है, औरतें खड़ी हैं, बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी वाले, नमाजी टोपी वाले, सब भारत के एजेंट हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत के अगर कुछ एजेंट होंगे तो इतने सारे होंगे कि पूरे अफगानिस्तान के हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इतने एजेंट तो खैर CIA के नहीं हो सकते, तो भारत की इतनी क्या बिसात है कि सर हर कोने में एजेंट पाल लें। वहाँ पे तो बैंकिंग सिस्टम बंद है सर, एजेंट को तो पैसे चाहिए होते हैं, वहाँ पे ATM बंद है, बैंकिंग सिस्टम बंद है, तालिबान सब कंट्रोल कर रहा है, तो एजेंट को हम लोग पैसे कैसे भेजना है ये मुझे नहीं पता। लेकिन सर वही नज्म थी, उसका एक और मैं शेर सुनाता हूँ आपको, और इसी शेर में मेरा अगला सवाल है हामिद खान साहब की, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई, यूं ही हमेशा खिलाएं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई है ना अपनी जीत नई। तो यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क। सर ये होता है, जहां पे जुल्म होगा खल्क उसके साथ उलझेगी। हामिद खान साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि जो लोग इतने छोड़ रहे हैं अफगानिस्तान, लाखों की तादाद में, आम लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, क्या आपको सही लगता है सर कि ये सब इंडिया के एजेंट हैं सर, और इंडिया ने सबको हजारों डॉलर दे रखे हैं कि तुम छोड़ो, और दुनिया के सामने हो सकता है 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, मैं मना नहीं कर रहा सर, हर एक मुल्क करता है, हो सकता है कि भारत ने भी करा हो सकता है, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन सर अगर पूरा अफगानिस्तान बाहर जाने को तैयार है और तैयारों पे प्लेन्स के पहिए पकड़ के लोग छोड़ रहे हैं, ईरान का पहाड़ चढ़ रहे हैं, आपके बॉर्डर के सामने लोग खड़े हैं सर, तो हामिद खान साहब आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं कि फिक्र का एक वो है, बायस है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बहुत अच्छी बात की आपने, ये फिक्र का बायस तो है। इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं। एक तो बात ये है कि जहां तक आपने कहा बैंकिंग बंद है, तो स्लीपर सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, उनको डायरेक्ट पैसों की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात ये कि ये सब एजेंट नहीं होते, ये थोड़े से लोग होते हैं जो पब्लिक सेंटिमेंट को या पब्लिक को मिसगाइड और मिसलेड करते हैं और उससे इंसाइटमेंट क्रिएट करते हैं। दिस इज हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स। अच्छा, मैं अगेन ये कहता हूं कि ये नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स आर वेरी लेस, लेकिन तालिबान को इनसे भी मुज़ाकरात करने चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। एक चीज आपको मैं बताऊं, मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान ने एक बात साबित की है, और वो ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को प्ले ग्राउंड नहीं बनने देगा। खुसूसन हम ये कहते हैं कि इंडिया ने जिस तरह वहां अपने कॉन्सुलेट्स बनाए, इंडिया ने वहां जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी की, आप जिस TTP का बार बार नाम लेते हैं, उसके सारे ताने बाने आपसे मिलते हैं, उसके सारे ताने बाने श्रीवास्तव ग्रुप दिल्ली से मिलते हैं, उसके सारे ताने बाने जो हैं वो रा के उस डेस्क से मिलते हैं जो दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है। अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप और आपकी गवर्नमेंट रियली अमन चाहती होती, आई विश, तो
कभी भी ये पिछले 2 माह में जिस तरह प्याली में तूफान खड़ा किया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान ये हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान अब राइट डायरेक्शन में जा रहा है। और राजा फैसल ने जो इमदाद का कहा वो सिर्फ इसलिए कहा कि वो उनका हक है। जिन अमरीकियों ने, जिन इंडियंस ने, जिन लोगों ने इस मुल्क को 20 साल तबाह किया, अब उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मुल्क को फाइनेंशियली कंपनसेट करे। पूरी दुनिया में लॉ ऑफ कंपनसेशन होता है अगेंस्ट द डैमेजेस। बिल्कुल, ये एक सादी सी बात है। आखिर में एक शेर सुना दूं जी, एक शेर सुना दूं कि पाकिस्तानी, एक जो आप जनरल फैज की या सबकी बात करते हैं, तो वो एक बात है कि वो सिर्फ एक चीज कर रहे हैं कि काबुल में जाके अगर वो चाय की प्याली पी रहे हैं तो वो सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं कि आज तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर। कि एंड में हमने अपने मुल्क को डिफेंड करना ही करना है। बाकी हम आपको गाना बजाना, आप अगर समझते हैं कि सारा कुछ एंटरटेनमेंट है तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो बड़े स्ट्रेटेजिकल लेवल पर की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको समझने की जरूरत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिद खान साहब। मैं वैभव सिंह ने यही बात करी थी। वैभव, मैं आपके पास आता हूं। इन्होंने ना आमिद खान साहब ने बोला, एक तो आमिद खान साहब मैं सर बहुत बहुत मेहरबानी, हाथ जोड़ सर, ये रा नहीं होता सर, ये रा मत बोला करो, इट्स रॉ सर। आप रा बोल के ना रा वाले डिप्रेशन में चले जाएंगे सर, प्लीज मेहरबानी सर, आपकी मेहरबानी। आप रात एजेंट हैं सब। ये ना एक मैं कह रहा हूं कि इसमें ना फायदा भी है वैभव, सबका फायदा भी है। देयर इज बिग मनी इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान और कोई इससे नकार नहीं सकता, कोई इस बात से नकार नहीं सकता, ठीक है। और ये कुछ लोगों के, चंद लोगों के फायदे के लिए अफगानिस्तान में अब जो भी होगा, चंद पार्टीज का, पहले अमेरिका का मामला था, अब हो सकता है पाकिस्तान, चीन का हो और दीगर मुल्कों का हो। तो सर आपने भी शेर पढ़ा तो मैं भी एक शेर पढ़ दूं सर। बहुत फेमस पाकिस्तान के ही शायर हैं सर, और मेरे बहुत निहायती फेवरेट हबीब जालिब है उनका नाम, कि दीप जिसका महल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वैभव, डू यू थिंक देयर आर स्पेशल इंटरेस्ट्स एट प्ले इन अफगानिस्तान? किसको फायदा हो रहा है इसमें? पाकिस्तानी डीप स्टेट की तो बात ठीक है, पाकिस्तानी डीप स्टेट की बात ठीक है, वो मैं समझ गया, लेकिन कुछ तो हैं जिनको स्पेशली फायदा हो रहा है। किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जनरल फैज हमीद गए थे काबुल? क्योंकि कोई, देखो, जब भी ऐसा फसाद होता है तो कोई ना कोई पैसा कमाता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। आई डू नॉट बिलीव इन दिस थ्योरी ऑफ कोइंसिडेंस। वैभव, अब देखिए, यहाँ पे शेर व शायरी का माहौल है, सारे शेर सुना रहे हैं, तो एक शेर मैं भी सुना देता हूँ। ये न फैज का लिखा है न जालिब का लिखा है, ये मेरा लिखा हुआ है और मैं कोई शायर भी नहीं हूँ। तो शेर ये है कि हम लादीन शौक की उम्र में सब्र कर रहे हैं, हम लादीन शौक की उम्र में सब्र कर रहे हैं, जो दीन वाले हैं वो सब पर जब्र कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की पूरी कहानी यही है। इस्लाम के चैंपियन जो है वो ISI वाले भी हैं, पाकिस्तान की फौज भी है, इस्लाम के चैंपियन तालिबान भी हैं, और सब पे जिन पे जब्र कर रहे हैं वो कोई काफिर नहीं है, वो सारे इनके अपने मुसलमान भाई हैं, चाहे वो पंशीर के हो, चाहे वो पश्तून एरियाज के हो, चाहे वो उज़्बेक हो, चाहे चेचन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हू दे आर, वो उन पे जब्र कर रहे हैं। लोग हवाई जहाज के जो है टायर पकड़ के जो है मरने को तैयार है, सारी चीजें हो रही है, दुनिया देख रही है, और इन सब का जो जिम्मेदार मुल्क है, इन सबकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आती है। पाकिस्तान की तारीख है, चाहे बलोचों पे जुल्म करना हो, चाहे अपने पश्तूनों पे जुल्म करना हो, चाहे बंगालियों पे जुल्म करना हो, बांग्लादेश के 10 लाख 20 लाख मुसलमान इन्होंने मारे हैं। तो अगर 2-4 लाख अगर अफगानिस्तान में भी मार दिए तो क्या फर्क पड़ता है? और जो 70,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर मरा है, उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कौन रही है? वो पाक फौज रही है। पाक फौज को राइट्स मिल गए। अभी आपको मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, कराची में खड़ा होकर के, क्वेटा में खड़े होकर के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी ड्रग स्मगलिंग होती है, यहाँ पे जितनी भी ये अगवा बराए तावान होते हैं, ये सारे के सारे FC के अफसर और पाक फौज के लोग करवाते हैं। वो पानी का जो टैंकर माफिया कराची के अंदर कौन चलाता है? वो इनके अपने फौजी चलाते हैं। तो अफगानिस्तान में भी जो क्योस है, उसका फायदा किसको पहुंचेगा? उसका फायदा पाकिस्तान के अवाम को नहीं पहुंचेगा।
वो पाक फौज के जो कुछ ऑफिसर्स हैं, जो कोर कमांडर्स हैं, जो इनके आईएसआई के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको पहुंचना है, उनके जेब में पैसे जाने हैं। बिकॉज मिनरल्स हैं अफगानिस्तान में, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल्स हैं। वो मिनरल्स निकालेगी जब चाइनीज कंपनी निकाले, रशियन कंपनी निकाले, या इंडियन कंपनी भी निकालेगी, कोई भी कंपनी निकालेगी, उसका कमीशन जो है वो कमीशन खाएंगे, कमीशन खो रही है। आखिर आपको डीएचए के प्लॉट में कमीशन देना पड़ता है ना फौज को। आप कहीं भी आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं पाकिस्तान में, उसका कमीशन आप देते हैं ना पाक फौज को। उसका उस एरिया का जो भी कोर कमांडर होता है उसके पास पैसे जाते हैं। किसको नहीं पता है? हर किसी को पता है। तो जब वो हर जगह से पैसे कमा रहे हैं तो अफगानिस्तान क्यों छोड़ दें? जी बिल्कुल। 70,000 बंदे मरवाए हैं अपने, इसलिए मरवाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजा फैजल आपने देखा, छोटे हबीब जालिब साहब थे, हबीब जालिब जूनियर, इन्होंने वहीं पे कागज में एक शेर लिखा और अर्ज कर दिया वहां पे। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप प्लीज माइंड मत करिएगा, बड़े खुशगवार एक माहौल में चल रही है डिबेट, हम इसको वैसे ही रखें। मैं डीएचए काबुल कब लॉन्च हो रहा है सर? अभी तक तो कोई डेट्स नहीं आई, जैसी डेट्स आई मेजर गौरव आर्या को सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि ये तो रीजनल डीएचए होगा ना फिर, तो उसपे तो आपको भी प्लॉट मिलेगा, बेफिक्र रहे। कॉर्नर प्लॉट सर, कॉर्नर प्लॉट। और दूसरी बात ये फौजी कॉर्नर प्लॉट लेते हैं सर, कॉर्नर प्लॉट चाहिए। अच्छा, कमर्शियल कॉर्नर प्लॉट। बाय द वे, मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो आई हैव ऑलवेज कंटेस्टेड दिस कि ये जो गेटेड सोसाइटीज हैं, ये मैं इनके हक में नहीं हूं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को हमें एक दूसरे से दूर करते हैं। तो गेटेड सोसाइटीज जो है, मैं उनके हक में नहीं हूं, किसी भी गेटेड सोसाइटी के बाद। और जहां तक बात है वैभव की, शुक्र है जब वैभव वो शेर सुना रहे थे, मैंने कहा इसमें भी मेरे हेयर स्टाइल को लेकर कोई बात ना निकल आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, बहुत अच्छा शेर था। जहां तक बात है, देखें अफगानिस्तान की, वो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि अफगान बाकी कोहसार बाकी। तो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो हमेशा से ये रहा कि हमारा जो एक फ्रंट है, वेस्टर्न फ्रंट, हमें तो वो उसकी चिंता लगी रहती है। तो वो उसके लिए, हमारे लिए जो साजगार माहौल है वो अभी आ चुका है। उसकी वजह ये है कि आज असल अफगानों की हुकूमत आ चुकी है, वहां पे कोई ऑक्यूपेंट्स नहीं है, ना ही कोई वहां पे कोई ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को वहां पे बैठ के नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये खुशी का मौका है कि हमारा एक जो फ्रंट है, मेरे ख्याल में अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, आज आपका जो सेकंड फ्रंट खुला हुआ है चाइना के साथ, अगर वो बिल्कुल काम हो जाए तो आपके लिए भी खुशी का मौका होगा। जैसे हमारे लिए आज खुशी का मौका है, आपके लिए भी उधर खुशी का मौका होगा। तो मेरे ख्याल में जब भी आपके मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आप खुश होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, ये तो आपके यहां से हमें क्रेडिट दिया जा रहा है। हर एक चीज का क्रेडिट आपकी तरफ से हमें ही दिया जा रहा है, और न जाने क्यों दिया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो एक लंबे अरसे तक 3 से 4 मिलियन जो रेफ्यूजीज हैं उनको यहाँ पे बसाए रखा, और उनको कभी भी कोई तकलीफ नहीं दी पाकिस्तान ने। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे तो उल्टा ही, पाकिस्तान की इकोनॉमी जी बिल्कुल बिल्कुल। राजा फैसल साहब, वो अब हल्का होगा। राजा फैसल साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आखिरी में जाऊंगा सुशील पंडित जी के पास। और सुशील पंडित जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने पूरी डिबेट सुनी, अब हमारे लास्ट 2-3 मिनट बाकी हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये जो सरप्राइज की बात कर रहे हैं कश्मीर पे, ठीक है कि हम सरप्राइज दे देंगे कश्मीर में और सरप्राइज हो जाएंगे, सिर्फ 75 साल से क्यों नहीं कर पा रहे सरप्राइज? 1 मिनट टू यू सुशील पंडित जी, ये 75 साल से क्यों नहीं कर पा रहे सरप्राइज? हम हो क्यों नहीं पा रहे सरप्राइज? सर, ये 65 में भी सरप्राइज देने आए थे और इनके गुर्गों को 10-10 रुपए में पकड़ के आम कश्मीरी ने बेच दिया था हमारी फौज को। ये आए दिन वहां सरप्राइज होते हैं। ये अलग बात है कि आज ये मानने को तैयार नहीं है। ये लोग अपने मरे हुए फौजियों को कारगिल से उठा ले जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। बाद में वो देते रहे एक दूसरे को तमगे के साथ, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। ये भागती हुई फौज जो अपने मरे हुए फौजियों का तक एहतराम न करे, उनका फातिहा नमाज जनाजा हमारी फौज ने पढ़ा, उनको खाके सुपुर्दे खाक हम लोगों ने किया पूरे इज्जत के साथ। जी, तो ये
पाकिस्तान के जो हैं ये नखरे कुछ और हैं, ये धीरे धीरे जाएंगे। पुरानी आदत है, पुरानी बीमारी है, उम्र के साथ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सरप्राइज बहुत सरप्राइज होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में काट रहा हूं, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। और जाते जाते जो अफगान हैं, जो तालिबान के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, जो नदर्न अलायंस वाले हैं, कोई भी अफगान हो, वो ताजिक हो, पश्तून हो, उज़्बेक हो, हजारा हो, वहां पे कुछ बलूच भी हैं बाय द वे, जो भी जद्दोजहद कर रहा है अपनी राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए, तो दो लाइनें उनके लिए मैं पेश करता हूं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत पाकिस्तान घमासान देखने के लिए अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर हूंगा, मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।